इंस्टीट्यूट की कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं अध्याय सेकंड संघर्षकालीन जो भारत है उसमें पिछला जो टॉपिक था उसमें अपन ने दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी जो प्रशासन है उसको भी पढ़ा था। आज अपन जो मुगल कालीन जो भारत है, मुगल काल की जो स्थापना करने वाला है वो किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। बाबर ने क्या किया था? जाहिर सी बात है कि दो आमने सामने युद्ध करते हैं तो एक दल क्या होता है? एक तो हारता ही है और एक जीतता है। तो जीतने वाला कौन था? बाबर। बाबर ने क्या कि 1526 ईस्वी में पानीपत के जो प्रथम युद्ध है उसमें इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इस बाबर के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? अच्छा, इसमें भी अपन ने एक युद्ध देखा था, किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसको किस नाम से जाना जाता है? खानवा का युद्ध। इसमें इसका क्या परिणाम निकलता है? बाबर विजयी हो जाता है और उसने एक विधि अपनाई थी। कौन सी विधि अपनाई थी जिसके अंतर्गत उसने युद्ध किया था? जिहाद और क्या है दूसरा नाम क्या है? तुलगुमा। तुलगुमा पद्धति। ढंग से देखो जरा। तुलगुमा। तुलगुमा पद्धति और जिहाद का नारा, इस विधि से इसने युद्ध किया था। और एक और इसमें घाघरा का युद्ध, ये भी है क्या? हाँ 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरों के मंदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में। कब हुआ था ये? 1529। किस किस के मध्य? बाबर और अफगान। इसमें विजय कौन होता है? बाबर। इसके बाद में इसकी बाबर की जो मृत्यु है वो कब होती है? 26 दिसंबर 1530। अब इससे पहली बार तो कहां दफनाया जाता है? रामबाग, जो कहां पे है? आगरा। यमुना नदी के किनारे आगरा जो शहर है उसमें रामबाग में उसे दफनाया जाता है। लेकिन बाद में उसकी जो इच्छा है उसका पता चलता है कि इसकी इच्छा क्या थी, कि इसकी इच्छा थी कोई दूसरा उस समय मौजूद नहीं था, तो उसने आकर के बताया कि इन्होंने क्या बताया अपने बारे में कि जब भी मैं मर जाऊंगा तो मुझे वहां दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? काबुल में। तो वहां से उसको दूसरी जगह कहाँ दफनाया जाता है? काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है, अगर उसको पहले से ही ये बात उनको पता रहती तो क्या उन्हें आगरा का जो रामबाग है उसमें दफनाया जाता है क्या? नहीं। अब अपन देखते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर के बाद क्या होता है? उसका जो पुत्र है नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन। हुमायूं वो क्या बनता है? दिल्ली का शासक बनता है। जाहिर सी बात है
कि जब राजा क्या हो जाता था, या तो युद्ध में मारा जाता, या फिर वह शासन सत्ता संभालने में क्या रहता, असमर्थ रहता, या फिर वह मर जाता, मृत्यु हो जाती। तो उसके बाद में वो गद्दी किसको मिलती थी? उसके बड़े पुत्र को, जो क्या है वास्तविक उत्तराधिकारी, उसमें योग्यता के गुण होने चाहिए कि भाई शासक बनने के उसमें गुण है या नहीं है। तो उसी को क्या किया जाता था, राजा बना दिया जाता था, शासक बना दिया जाता। तो यहीं पे क्या होता है, बाबर की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र है, कौन है, नासिरुद्दीन हुमायूं, वो क्या होता है, गद्दी, दिल्ली की जो गद्दी है उसके ऊपर बैठ जाता है। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदान और अलवर व मेवात, और अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदखवा प्रदेश दिया। यानी अब उसके जो भाई बंधु थे उनको क्या किया, अलग अलग प्रदेश उन्हें दे दिए। क्यों दे दिए गए भाई? ताकि वो भी क्या रहे, खुश रहे, नाराज रहे, खुश रहे। कि अगर मैं बड़ा जो भाई है वह राजा बना, तो उसने क्या किया, अपने जो छोटे भाई हैं, चचेरे भाई या सगे भाई हैं, उनका सबका क्या रखा, उसने ख्याल रखा, और अलग अलग प्रांतों को क्या कर दिया, उनमें बांट दिया, ताकि वो भी क्या रहे, उनमें शासन की क्या नहीं रहे, चाह नहीं रहे कि मार। पहले क्या होते थे, राजा अपनी गद्दी हथियाने के लिए, चाहे भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, वो क्या कर सकते थे, जो भी सामने आता उसको क्या कर देते थे, मार देते थे, और खुद गद्दी पर बैठ जाते थे। इस प्रकार से हुमायूं क्या करता है, अपने भाइयों को अलग अलग प्रांत दे देता है, ताकि वो नाराज ना हो और उनमें एक शासक बनने की चाह ना। ठीक है ना। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। कौन सा शहर बनाया उसने? हाँ, दीन पनाह। ये किसका नाम है भाई? शहर जिसकी स्थापना किसने की? हाँ, हुमायूं ने। उसने मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण किया। किसने किया मालवा और गुजरात पे आक्रमण? हुमायूं ने। जाहिर सी बात है, एक राजा होता है वो अपने राज्य तक ही सीमित नहीं होता है, वह क्या सोचता है कि मेरे राज्य का और विस्तार किया जाए, आसपास के इलाके को जीत करके मेरे राज्य को बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। इस प्रकार से वो क्या करता है, राज्य विस्तार के अंतर्गत क्या करता है, मालवा और गुजरात की तरफ भी वो क्या करता है, बढ़ता है। हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? चौसा नामक स्थान, स्थान का नाम है चौसा। वहां पर क्या होता है भाई? कब? 1539 ईस्वी में चौसा नामक जो स्थान है उसमें, उस पे क्या होता है, वहां पे युद्ध होता है। किस किस के मध्य? हुमायूं और अफगान शासक कौन है? शेर खान। शेर खां के मध्य चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें मुगलों की क्या होती है, पराजय होती है। मुगल क्या हो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुगल कौन है? शायद है क्या? यहाँ पे इस मुगल की बात नहीं है, यहाँ पे दिल्ली के जो राजा बने उन मुगलों की बात हो रही है। ऐसे तो मुगल बहुत सारे हैं, ये मुगल वो नहीं है राजा महाराजाओं वाले। तो यहाँ क्या हो जाती है, मुगलों की हार, और अफगान क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। अफगान में कौन जीत जाता है? शेर खां। चौसा के युद्ध में, चौसा का जो युद्ध है वह किसके मध्य, कब, और उसका क्या परिणाम निकला?
चौसा का युद्ध है, चौसा बक्सर का युद्ध, सॉरी, बक्सर या चौसा का युद्ध एक ही बात है। बक्सर या चौसा का युद्ध किसके मध्य होता है? हुमायूं और अफगान शासक शेर खां के मध्य होता है। इसमें मुगलों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जो प्रदेश है उनका जीता हुआ वो सारा का सारा किसके हाथ में चला जाता है? शेर खां के। अब चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हो गई, तो उसने किसकी उपाधि धारण कर ली? शेरशाह की। शेर खान ने उपाधि धारण की थी किसकी? शेरशाह कि मैं क्या बन गया हूं? हाँ, शेरशाह। अब जाहिर सी बात है, कोई जीतता है तो उसके जो हौसले हैं वो और भी क्या होते हैं? कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। छोटी छोटी कामयाबी क्या करती है? बहुत बड़ी कामयाबी में तब्दील हो जाती है। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह के नाम से क्या चलाए उसने? सिक्के। पुराने समय में किसके सिक्के चलते थे भाई? राजा के नाम के तो चलते थे, लेकिन धातु किसके चलते थे? आज के जमाने के लोहे के सिक्के नहीं चलते थे, तो किसके चलते थे? सोने के, तांबे के, चांदी के, जस्ते के, जो कीमती धातुएं होती थी उनके सिक्के चलते थे। आज भी अपन जो चांदी का सिक्का है उसके ऊपर अपने राजा महाराजाओं की तस्वीर देख सकते हैं। पुराने जो सिक्के हैं, अंग्रेजों की जो महारानियां, उनकी भी तस्वीर मंडी हुई है उसके ऊपर, अगर देखा हो तो आप लोगों ने, चांदी के सिक्के पे। सोने का तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन चांदी का देखा है। शेरशाह का वास्तविक नाम है फरीद था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है फरीद। पंद्रह सौ चालीस में कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। 1540 में बिलग्राम। ये भी किसके मध्य होता है? शेरशाह और हुमायूं। हुमायूं क्या हो जाता है इसमें? हार जाता है, और क्या हो जाता है? भाग जाता है। हार करके क्या हो जाता है ये? आपने दो युद्ध देखे हैं, दोनों में किसकी विजय होती है? शेरशाह या शेर खां। ये क्या हो जाता है? कोई राजा मान लो कि हार जाता है और वो भागता नहीं है, तो उसका क्या अंजाम होता है? उसको बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और फिर उसको क्या कर दिया जाता है? बंदी गृह में डाल दिया जाता है, और हो सकता है तो उसे मार भी दिया जाता है। खास तौर पे अक्सर तय क्या किया जाता है? एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को क्या कर जाता है? अपने रास्ते से हटा देता है कि ये दुश्मन कब भी जाग सकता है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाए? रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? हुमायूं भाग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अंजाम क्या होने वाला है। इसलिए हारने वाले होते हैं कोई राजा युद्ध के अंदर, तो वो क्या कर देते हैं? गुप्त रास्ते से चुप करके भाग जाते हैं, या जो सैनिक है वो उनको भगा देते हैं। ठीक है। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली है
दिल्ली का जो शासन सत्ता है वो किसके हाथ में चल जाती है? शेरशाह के हाथ में चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि हुमायूं क्या हो जाता है, शेरशाह से 2 बार हार जाता है, इसलिए वहां का जो शासन किसके हाथ में आ जाता है? शेरशाह के हाथ में। निर्वासित जीवन में उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की। किसने की भाई? निर्वासित। निर्वासित का मतलब यहां से निकाल दिया गया। कहां से? दिल्ली से। किसको? हुमायूं को, क्योंकि वो अपनी जान बचा करके भाग गया। किसके सामने? शेरशाह से। तो वहां पर जाकर के वो क्या करता है? भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की है हमीदा, उससे क्या कर लेता है? वो शादी कर लेता है, जो आगे चल करके अकबर की मां बनी। हमीदा अकबर की मां। हार करके वो क्या करता है? शादी करता है। किससे करता है? हमीदा से करता है। और वहां आगे जो सम्राट की विभिन्न जो अच्छे सम्राट हैं उनमें सबसे ऊपर नाम किसका नाम लिया जाता है? अकबर का, मुगलों में। तो उसकी वो मां बनती है। कौन? हमीदा। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार काबुल को जीता। अब धीरे धीरे उसका हौसला क्या होता है? बढ़ता है। किसका? हुमायूं का। और वो क्या करता है? कांधार और काबुल को जीत लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास से 1555 में ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1555 में लाहौर पर इच्छा क्या है उसकी? हिंदुस्तान अपनी जो खोई हुई जो शक्ति है उसको वापस हासिल करना। मतलब हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सत्ता को हासिल करना। ये किसका लक्ष्य है? हुमायूं का, शेरशाह का? हुमायूं का। क्योंकि उस वो दिल्ली का क्या था? राजा था। और शेरशाह क्या होता है? उसे 2 युद्ध में हरा देता है। वो अपनी जान छुटा करके भटकल नामक स्थान पर चला जाता है। वहां पर जाकर के वो हमीदा से शादी करता है। उसके बाद में उसका हौसला बढ़ता है। किसके बाद में? और वो क्या करता है? कांधार और जो काबुल है उसको जीत लेता है और लाहौर पर अपना कब्जा कर लेता है। उसकी इच्छा क्या है कि मैं फिर से क्या बनूं? हिंदुस्तान का सम्राट बनूं, या हिंदुस्तान का राजा, जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली का जो शासन है वो मेरे हाथ में पुनः आए। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हरा करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। क्या किया भाई? मच्छीवाड़ा का जो युद्ध है, स्थान है, वहां पर क्या किया? पंजाब में उसे हरा दिया और पंजाब का जो हिस्सा है वो अपने नियंत्रण में ले लिया। किसने? हुमायूं। जिसके ऊपर किसका अधिकार था? अफगानों का। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर से परास्त किया। अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो अफगानों के ऊपर क्या पड़ता जा रहा है? उसका पलड़ा भारी पड़ता जा रहा है और अफगानों को वो क्या कर रहा है? एक के बाद एक स्थान को जीत करके अपने राज्य का विस्तार करता जा रहा है। कौन करता जा रहा है? हुमायूं। अफगानों के नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 23 जुलाई।
1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली का शासक। तो क्या करता है, इन सब जो विजय हैं उसकी एक के बाद एक विजय होती जाती है अफगानों पर। तो अंत में वो क्या करता है, 23 जुलाई 1555 को दिल्ली पर भी अपनी विजय हासिल कर लेता है और दिल्ली सल्तनत पर दूसरी बार वहां का वो क्या करता है, राजा बन जाता है। कौन बन जाता है, हुमायूं। उसने खोई हुई सत्ता को प्राप्त किया कि नहीं किया, कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर वो मान लो कि वहां से बच करके भागने में असफल होता तो क्या होता, मार दिया जाता और वो दोबारा दिल्ली का परिणाम ही कुछ और होता। अकबर न जाने यहाँ आता नहीं आता, बाद में मुगलों का क्या हो जाता है, एक तरह से समाप्त, मुगल वंश की समाप्ति हो जाती। लेकिन इसने क्या किया है, तरकीब से काम लिया है। कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीन पनाह के स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। अब क्या होता है, एक साल बाद में ही क्या होता है, 1556 ईस्वी में वो क्या करता है, एक पुस्तकालय है जिसका नाम क्या है, दीन पनाह। पुस्तकालय का नाम दीन पनाह। पुस्तकालय जानते हो ना आप लोग, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह होता है, विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं वगैरह है उनकी पुस्तकें वहां रखी हुई होती है और उनको अपन क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपन को जो चाहिए वो किताबें अपन क्या कर सकते हैं, उसमें से निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो दीन पनाह का जो पुस्तकालय था, अब जाहिर सी बात है कि पुस्तकालय में कौन जाता होगा, जिसको पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है। जाहिर सी बात है हुमायूं को भी क्या था, पुस्तकों का शौक था, इसलिए वो वहां जाता है और वहां की सीढ़ियों से गिर जाता है और गहरी चोट के कारण वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 24 जनवरी 1556, 24 जनवरी 1556 को इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। कहां से, पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। हुमायूं क्या खाता था, अफीम। ये क्या होता है अफीम, नशीला पदार्थ होता है जिसका सेवन राजा महाराजा किया करते थे और ये भी शायद उसके नशे में चूर होगा और सीढ़ियों से गिर करके मर गया। ये होता है। वह ज्योतिष में आस्था रखता था। किस में आस्था रखता था, ज्योतिष में अपना विश्वास रखता था। इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। क्या किया था उसने, ज्योतिष में वो विश्वास रखता था और सप्ताह में 7 दिन होते थे तो 7 दिन वो क्या करता था, 7 रंग के कपड़े पहना करता था। ये किसका विश्वास था, हुमायूं का। ठीक है, ये हुमायूं के बारे में अपन ने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने नहीं की, इसके बाप ने की थी। कौन था इसका पिता, बाबर। हुमायूं है वो क्या हो जाता है, हाँ, दिल्ली का शासक कब बनता है हुमायूं, जब उसकी मृत्यु होती है। कब होती है बाबर की मृत्यु, 1530 में। ये क्या होता है, दिल्ली का शासक बनता है। कौन बनता है, हुमायूं। नया शहर बनाया था इसने, दीन पनाह। बक्सर का युद्ध या चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध होता है जिसमें हुमायूं हार जाता है।
फिर एक साल बाद में फिर बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। उसमें भी उसकी क्या हो जाती है, हार जाता है और वो वहां से भाग जाता है। भाग करके क्या करता है, वो हमीदा नामक जो स्त्री है उससे शादी कर लेता है, जो आगे चल करके अकबर की माँ बढ़ती है। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं, अच्छा वो क्या करता है, लाहौर, कांधार, काबुल, पंजाब, इन सब पर अपना अधिकार कर लेता है। और अंत में क्या करता है, 23 जुलाई 1555 को वो दिल्ली का दूसरी बार क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। उसकी इच्छा क्या थी कि खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करना। हाँ, 24 जनवरी, अच्छा एक वर्ष बाद, एक वर्ष भी नहीं हुआ उससे पहले क्या हो जाता है, वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण है उसे गहरी चोट लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि हुमायूं है वो अफीम के नशे में क्या रहता था, चूर रहता था। उसका ज्योतिष में क्या था, विश्वास था। और सप्ताह के 7 दिनों में वो 7 रंगों के कपड़े पहना करता था। ठीक है, इसके बारे में कुछ पूछना है क्या आपको, हुमायूं के बारे में? आगे क्या बात समझ में? इसके बाद में आता है आपका सुर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? ये आपको कुछ बातें बताई, इनको याद करना आपको, किस किस को करना है। जैसे खानवा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसको हरा करके की थी, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था, उसका परिणाम क्या निकला, बिलग्राम का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ, और जो आपका हुमायूं है उसकी वह किसके नशे में चूर रहता था, ये भी ध्यान रखना आपको। और उसकी जो मृत्यु है वो किस कारण से हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं निकल करके, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ोगे तो आपके कोई कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा कि पहाड़ सा नजर आए आपको। क्या लगेंगे, एकदम समतल मैदान लगेगा जिसके ऊपर अपना आसानी से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, आप देखते हैं अपन किसके बारे में, सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य किसके बारे में, शेरशाह। अरे शेरशाह भी क्या रहा था, कुछ समय तक शासन किया कि नहीं किया उसने। जब हुमायूं क्या हो गया था, भाग गया था बिलग्राम के युद्ध में हार करके, तो जो दिल्ली है, दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, हैं? वो तो खुद डर करके भाग गया शेरशाह से। शेरशाह, देखें यहाँ पे सुर साम्राज्य, सूर साम्राज्य का संस्थापक, इसका वास्तविक नाम क्या था, फरीद। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था, शेरा खां नहीं, शेर खां या शेरशाह, ये तीनों नाम ही इसी के हैं, ध्यान रखना आप। वास्तविक नाम शेर खां का फरीद, इसे शेर खां के नाम से इसने उपाधि किसकी ली, शेरशाह की। ठीक है ना, अच्छा ये पुत्र किसका था, हसन खां का।
हसन खां का पुत्र था। कौन? फरीद। जो जौनपुर का राज्य के अंतर्गत सासाराम, ये कहां पे? बिहार में, का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ये भी, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना कि भाई इसको शेर खां की उपाधि कब दी गई थी। तो इसने क्या किया? शेर खां, जाहिर सी बात, एक लग रहा ना कि जंगल का जो राजा है उसको इसने मार दिया होगा, इसलिए इसको किसकी उपाधि मिल गई? शेर खां की। और वही किया इसने। इसके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। आपकी किताब में पढ़े हैं आप लोग, मिल जाएगा अभी। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्थे फरीद द्वारा, निहत्थे किसको कहते हैं? जिसके हाथ में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं हो। निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। अब जाहिर सी बात, एक शेर को कौन मार सकता है? जो बहादुर हो। कई तो क्या हो जाते हैं, शेर सामने आ जाता है तो ही डर करके क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। समझ गए? कि शेर आ गया तो इसका मतलब क्या है? शेर आ गया तो क्या है? मरना तो है, वैसे इससे लड़ करके मरो ना। तो वो क्या करता है? उससे क्या करता है? मुकाबला करता है। शायद हो सकता है कि उसके जो जबड़े होते हैं उनको क्या कर देता है? वो चीर देता है। कौन? फरीद। जिसको, जिसने क्या किया था? शेर के जबड़े चीर दिए, उसको मार दिया बिना किसी हथियार के। और उसे क्या दे दी गई? शेर खां की उपाधि दे दी गई। ठीक है, इसका भी उत्तर लिख सकते हो आप लोग कि शेर, फरीद को शेर खां क्यों कहा जाता है? उसने क्या किया था? शेर को मार दिया था। ठीक है, बिना किसी हथियार के। हथियार से तो कोई मार सकता है, लेकिन जो बिना हथियार से मारता है वही क्या होता है? शेर खां होता है। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर के पूर्व में असम की पहाड़ियों तक क्या हुआ भाई? उसका जो साम्राज्य विस्तार, उसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार कहां से किया? कन्नौज से लेकर के जो असम की जो पहाड़ियां हैं, आसाम है पूर्व में, तो वहां की जो पहाड़ियां हैं, और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। यानी चारों दिशाओं में उसका साम्राज्य विस्तृत रूप में फैला हुआ था। जाहिर सी बात है कि हुमायूं ने जितनी मेहनत की थी, बाबर ने मेहनत की थी, उस मेहनत का अधिकार किसने ले लिया? शेर खान। क्यों? हुमायूं को हरा करके। मालवा भी शेर खान ने जीत लिया था। 1544 ईस्वी में मालदेव को हरा करके शेर शाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। 1544 में इसने क्या किया था? मालदेव को हरा करके, मालदेव को इसने क्या कर दिया? हराकर। किस किस को जीत लिया? अजमेर, जोधपुर, मेवाड़, इन पर इसने अधिकार कर लिया था। और जो मालदेव है उससे युद्ध किया था किसने? शेरशाह ने। अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ को इसने अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन वह इससे क्या आया था? बहुत ही जोर आया था। ऐसे नहीं कि आसानी से ये क्षेत्र इसको दे दिए गए। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। मालदेव से युद्ध बहुत ही मुश्किल से उसने जीता था।
जबकि जेता कुप्पा ने वीरता पूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे आप लोग? गगन ने बताएगा, जरा पढ़ा दो जरा। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। शेर खान ने यह खतन क्यों कहा है, या किसके पक्ष में कहा है? पता ही नहीं, क्या पढ़ रहे हो फिर अभी? बताए जरा। देखो इसने क्या किया था, बैठ जाओ। शेर खान ने क्या किया था, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से हिमालय, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, नहीं पूर्व में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में, असम और इधर गुजरात, चारों दिशाओं में उसने क्या कर लिया था, भारत पे आक्रमण, एक तरह से पूरा भारत उसके हाथ में। अब मुट्ठी भर बाजरा किसको कहा गया? देखो ये अजमेर, जोधपुर, मेवाड़, ये क्या है, एक तरह से मुट्ठी भर बाजरा, ये एक भारत का, मतलब मुट्ठी भरी ही ये क्या है, एक तरह से छोटी ही सल्तनत है, और इसको जीतने के लिए इसने बहुत मेहनत की थी, और बड़ी मुश्किल से ये मालदेव से जीता था। तो इन तीन को हासिल करने के कारण ये क्या कर देता था, क्या कर सकता था, हिंदुस्तान की सल्तनत इसके हाथ से जा सकती थी। इसलिए उसने कहा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर देता, हिंदुस्तान की जो सल्तनत है उसको खो देता। समझ गए ना? मुट्ठी भर बाजरे का मतलब किससे है? मालदेव है, मालदेव के जो प्रांत है अजमेर, जोधपुर और मेवाड़, इन तीनों को कहा गया मुट्ठी भर बाजरा। ठीक है। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार हो पाया था। 1544 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। क्या हुआ था भाई? 1544 में कालिंजर का जो युद्ध है उसके अंतर्गत क्या होता है, बारूद में विस्फोट हो जाता है। बारूद जानते हो आप लोग? उसमें क्या हो जाता है, अचानक से विस्फोट हो जाता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? शेर खान की। कब? 1544 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य, आपने देखा ना 1555 में फिर से कौन कर लेता है अधिकार, हुमायूं। अब शेरशाह के बाद में शेरशाह के पुत्र इतने योग्य नहीं थे कि इतने बड़े शासन को वो क्या कर सके, संभाल सके, उसको विधिवत चला सके। तो वो क्या होते हैं, उसमें असफल होते हैं, और जो दिल्ली की जो कुर्सी है वो किसके हाथ में चली जाती है, वापस मुगलों के हाथ में चली जाती है। अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण आपसी संघर्ष से सुर साम्राज्य का पतन हुआ। सुर साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, मतलब उसका विनाश हो जाता है। किसका? सुर साम्राज्य का। इसकी नींव किसने डाली थी?
शेरशाह ने। शेरशाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध हैं। शेरशाह ने क्या किए थे, अपने शासनकाल के अंतर्गत बहुत सारे प्रशासनिक सुधार और जो इमारतें हैं उनको बनाने का कार्य किया था। वह क्या है, आज भी प्रसिद्ध है। जैसे उसने क्या किया था, भूमि माप और लगान को व्यवस्थित कर, भूमि की माप, माप जानते हो ना, उसकी लंबाई चौड़ाई की, जमीन कितनी लंबी कितनी चौड़ी, उसके अनुसार उसका क्या लगता था, लगान लगता था। गल्ला बख्शी का या बटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें उनके सरायों का निर्माण करवाया। 4 बड़ी जो सड़कें हैं और सराय जिसको कहते हैं पानी पीने के लिए या जो यात्री वगैरह ठहरते हैं उनके लिए धर्मशाला बना दी और उनके पास ही उनके पीने के पानी की व्यवस्था कर दी, मतलब बावड़ी खुदवा दी। तो आने वाला जो मुसाफिर है वो वहां पे आराम करेगा और आराम से उसको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो वो आराम से वहां क्या कर सकता है, ठहर सकता है। रात को ठहर गया और फिर सुबह वापस अपने रास्ते चला गया। इसके अलावा उसने 4 सड़कें भी बनाई थी। आज भी एक सड़क काफी प्रसिद्ध है, कौन सी है? उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रांड ट्रक रोड के नाम से विख्यात है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। शेरशाह के द्वारा बनाई गई जो सड़क है उसका नाम बताइए। ग्रांड ट्रक रोड, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया, किस शासक ने करवाया? शेरशाह सूरी ने। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम तथा चांदी का 178 ग्रेन दाम का रुपया जारी किया। यानी रुपये में भी उसने सुधार किया। चांदी का और तांबा और चांदी को मिलाकर के जो रुपया बनाया उसे भी उसने लागू किया। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य अपने मकबरे का निर्माण करवाया। सासाराम कहाँ पे? बिहार। वहां पे क्या है, अपने मकबरे का भी उसने निर्माण करवाया। ये मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। यानी ये जो मकबरा है इसके ये किसके समान दिखता है? डमरू की आकृति का। और जिसके ऊपर किसका प्रभाव है? हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनकी आकृति क्या होती है? जिस प्रकार की होती है, जिस प्रकार से उसने क्या किया था, अपना मकबरा बनवाया। ठीक है, ये है आपका शेरशाह सूरी। इसके बाद में आता है आपका अकबर। एक अकबर पढ़ा देते हैं। और अकबर किसका पुत्र था भाई? हुमायूं। पिता इसका क्या है? खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया वैसे तो। अरे लोग तो सब चले गए थे, ठीक है ना, लोग तो चले जाते हैं लेकिन अपनी जो यादें हैं वो छोड़ जाते हैं और उसे हम इतिहास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी इनकी जो अच्छाइयां हैं उन्हीं को अपन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनकी अच्छाइयों पर चलने के कारण अपन भी उनकी अच्छाइयों पर चल सके, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि लोग तो यूं ही आते रहेंगे जाते रहेंगे, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अमर हो जाते हैं। उन्हीं के बारे में इतिहास अपन पढ़ते। तो इसी के अंतर्गत अपन किसको पढ़ते हैं? इसकी माता का नाम क्या था? हमीदा या हामिदा?
ये कब तक राजा रहता है? 1556 से लेकर के 1605। आपने देखा जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उसका जो पुत्र है अकबर, शायद उसकी उम्र कितने वर्ष की रही होगी? हाँ, मात्र 15-16 साल का था वो। 13 साल का क्या? हाँ, 13 वर्ष की। 16 वर्ष नहीं, इसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। अब आप देख लो कि 13 वर्ष का राजा बन गया हो, आप कहाँ हो? हाँ, 13 वर्ष की उम्र में वो क्या बन जाता है? अकबर का जन्म है अमरकोट, कहाँ पे अब? अमरकोट पाकिस्तान में। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर हुमायूं का शासन था, उस समय अमरकोट कहाँ पे था? हिंदुस्तान का ही अंग था। पाकिस्तान का जो अमरकोट का किला है उसमें 1542 में हुआ था जन्म इसका, 1542। तेरह वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में ईंटों का सिंहासन बना करके बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। सिंहासन किसका बनाया गया? ईंटों का। यानी ईंट को क्या कर दिया? ऐसे लगा दिया गया और फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया? सिंहासन लगा दिया गया और उसके ऊपर किसको बिठा दिया गया? अकबर को बैठा दिया गया। इस प्रकार से वो क्या होता है? 13 वर्ष की उम्र में ही क्या बन जाता है? वहां का राजा बन जाता है। जब परिस्थितियां क्या करती है, इंसान को न जाने कहां से कहां तक ले जाती है। 13 वर्ष की उम्र में ये राजा बना था, इसका भी इसकी परिस्थितियां थी कि क्योंकि इसके जो पिता है हुमायूं, उनकी क्या हो जाती है? सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण बड़ा पुत्र होने के कारण जो जिम्मेदारियां हैं वो किसके कंधों पर आ जाती है? अकबर के कंधों पर। और अकबर का क्या कर दिया जाता है? राज्याभिषेक कर दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है। बैरम खान ने, यानी इसका जो सार संभाल करने वाला था वो कौन था? बैरम खान। बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया, यानी किसके सानिध्य में रह करके वो कार्य करेगा? अकबर। अकबर को उतना ज्ञान नहीं है जितना किसको है? बैरम खां को। राज्य संबंधित जितना भी राजकार्य है वो कौन करेगा? बैरम खां करेगा। सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हो गई। अफगानों ने क्या किया? फिर से हमला किया। कब किया? कि ये 13 वर्ष का बालक है और हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हमला करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो छीना हुआ जो राज्य वापस से प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। कौन? हाँ जी, हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का, इसका आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वह 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। कितने युद्धों में? 22 युद्धों में। उसने राजा विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण कर रखी थी उसने? राजा विक्रमजीत की। किसने? हेमू ने। अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से, संगीत प्रेमी कौन है? बाज बहादुर से मालवा, चुनार का किला, गोडवाना का किला उसने जीत लिया। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर का किला भी जीत लिया।
राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। रामचंद्र ने क्या किया भाई, कालिंजर का किला है खुद ब खुद अकबर को सौंप दिया कि भाई ये किला आप जानो, मेरे को युद्ध वगैरह नहीं करना है। 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। मारवाड़ और बीकानेर का किला भी किसको दे दिया गया, अकबर को दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही क्या कर लिया, हम आपके सानिध्य में ही रह करके कार्य करेंगे, हम किसी भी प्रकार का कोई खून खराबा नहीं चाहते। मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद खान ने बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। क्या किया अकबर ने, मुजफ्फर शाह से गुजरात और दाऊद से बंगाल, गुजरात और बंगाल का जो क्षेत्र है वो भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप, अब कौन बचा है, एक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप। परिणाम क्या होता है इसका? मुगलों की विजय। महाराणा प्रताप क्या हो जाता है? हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ पे जीत तो गए मुगल, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था, कौन सा उद्देश्य, कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना, तो वो उसने नहीं किया। उसने मुगलों की जो अधीनता है उसको स्वीकार नहीं किया। किसने? अभी पेट भर के पी लेना पानी, 5-10 मिनट की बात हो रही। तो 1576 ईस्वी में क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसके मध्य अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य। इसका परिणाम क्या होता है? मुगलों की विजय हो जाती है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। कौन सा उद्देश्य था उनका? महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाना। तो महाराणा प्रताप कभी भी मुगलों की अधीनता है उसको स्वीकार नहीं करता है। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। जैसे ही मुगल सेना क्या हो जाती है, वहां से चली जाती है, तो वो वापस क्या कर लेता है? अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। जिसके ऊपर कौन अधिकार करके गया था? हुमायूं। शाबाश। यहाँ अपन किसको पढ़ रहे हैं भाई? हुमायूं कब का ही क्या हो गया, सीढ़ियों से गिर करके मर गया है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसके जो पुत्र है अकबर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसलिए जाओ मत कहीं घर पे पानी पीने, क्लास में बैठे रहो। अपना जो क्षेत्र है उसको भी अपने अधिकार में कर लेता है, और जो जागीरें हैं वो भी अपने सामंतों को प्रदान कर देता है। काबुल मिर्जा हकीम कश्मीर। अब ये जो क्षेत्र है काबुल का किसको बना दिया जाता है? मिर्जा हकीम को। कश्मीर का यूसुफ को, और सिंध का मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा का निसार खां, कांधार का हुसैन मिर्जा, खालिद अली खां पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की थी। यानी अकबर ने क्या किया? इन राजाओं को अपने
जीत करके अपने अधिकार में कर लिया। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। खानदेश का नाम धनदेश। मुगल सेना ने चांद बीबी का प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। अहमदनगर पर शासन किसका था? चांद बीबी, जिसको भी उसने क्या किया, उसका प्रतिरोध करके किसने सामना करते हुए उसे हरा दिया और अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। किसने की? अकबर ने। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगलों का शासन हो गया। ये अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर की अंतिम विजय कौन सी है? असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार। 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया। यानी जो विद्रोह किया किसने? उज़्बेकों ने। किसके ऊपर? अकबर पे। तो उसने उसको क्या कर दिया? दोनों ही विद्रोह को उसने कुचल दिया, क्योंकि अकबर क्या था? काफी शक्तिशाली सम्राट था, उसके पास सेना की कोई कमी नहीं थी। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। गुजरात में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर विजय किसने प्राप्त की थी? अब्दुल रहीम ने। तो उसे खान खाना की उपाधि दे दी गई। ये रहीम वही है जिसके दोहे आप पढ़ते हो, समझ गए? रहीम का पूरा नाम क्या पूछा जाता है? अब्दुल रहीम खान खाना। तो खान खाना उसको उपाधि दी गई गुजरात पर जब उसने विजय हासिल की। यूसुफ जाहियों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई। यूसुफ जाहियों ने हमला किया तो अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न था जिसका नाम था बीरबल। उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यूसुफ जहियों का हमला होता है, उसमें बीरबल मारा जाता है। बीरबल के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? बहुत दिमागदार था। अच्छा, और अरे बीरबल के बारे में क्या जानते हो आप? अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था वो। जब भी कोई सलाह मशविरा या कोई अच्छे बुद्धि से संबंधित या कोई राज्य प्रशासन से संबंधित कोई निर्णय लिए जाते थे तो वो किसको बुलाता था? बीरबल को। बाकी लोग इससे क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। किससे? और समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो साजिशें हैं वो महल में रची जाती थी। किसके खिलाफ? और बीरबल क्या होता था? उनकी जो चालें हैं वो उनको क्या कर देता? वो असफल कर देता। तो आपका जो ये 9 रत्न में से एक रत्न है वो क्या हो जाता है? मर जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना भी है क्या 9 रत्नों में एक रत्न है या नहीं है? अरे कवि नहीं है। और अकबर क्या करता था? जो कला संगीत, जो कला प्रेमी होता था उसको क्या करता था? अपने दरबार में उसे स्थान देता था। एक कला प्रेमी जो कलाकार होता है उसको क्या देता है? तवज्जो देता है, उसको इज्जत देता है। देता है नहीं देता है? और जो खुद कला नहीं जानता वो दूसरे कलाकार की कला को क्या समझेगा? तो आपके नवरत्न की क्या हो जाती है? यूसुफ जाहियों के हमले के कारण नवरत्न जो बीरबल है उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में लंबी बीमारी के दाद चल बसा। लंबी बीमारी किसके? अकबर के। 1605 में वो क्या हो जाता है?
उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अकबर की। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा से बना। यहाँ 5 तला ऊंचा है और पिरामिड नुमा आकार दिया हुआ है। किसका? अकबर के मकबरे का। इसमें हिंदू मंदिर, अब इस मकबरे की विशेषता क्या है? इसमें हिंदू का मंदिर है, बौद्ध विहार और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय, यानी हर धर्म का इसमें समावेश किया गया है। किसमें? अकबर का जो सिकंदरा का जो मकबरा है, उस मकबरे में हिंदू, बौद्ध विहार और मुस्लिम जो शैली है, स्थापत्य शैली, उन तीनों का उसमें समावेश किया गया है। मतलब हर धर्म के लोग वहां पे जा सकते हैं और वहां क्या है, अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। किससे? उस मकबरे से। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1575 ईस्वी में उसने क्या बनाया था? इबादत खाना। इबादत खाना जानते हो ना, किसको कहते हैं? जहां पे क्या की जाती है? इबादत की जाती है, ऊपर वाले की भक्ति की जाती है। 1581 ईस्वी में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? ध्यान रखना इसको भी। अकबर ने किस धर्म को चलाया? दीन ए इलाही। या फिर दीन ए इलाही को चलाने वाले शासक का नाम बताइए। अकबर। ठीक है। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। यह भी पूछ लिया जाता है, दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला जो व्यक्ति है वो कौन था? राजा बीरबल। हिंदू राजा बीरबल। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला जो हिंदू राजा था वह बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। अकबर को क्या नाम दिया? इनाम आदिल, मुज्जत हिंद, यानी हिंदुस्तान का राजा। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया, यानी जो सूफी जो धारा है उसको चलने वाले जो सूफी संत हैं उनको भी उसने संरक्षण दिया, यानी अपने जो शासन प्रशासन है या उसको मानने के लिए उसने संरक्षण दिया, उनको बढ़ावा दिया, मतलब उनकी सुरक्षा की एक तरह से। किसने? अकबर ने। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों के गिरजाघर बनवाया। किसी भी धर्म में वो पीछे नहीं रहा, हर धर्म को उसने क्या दिया है? समान महत्व दिया है। ऐसा नहीं कि वह है मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। ये भी ध्यान रखना। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर भी जारी किया। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। यहां पर भी उसने एक चाल चली है। किसने चली है? अकबर ने, कि राजपूतों की जो शक्ति है वो क्या है? अधिक है। अब उसने क्या किया? वहां से वैवाहिक संबंध बनाए। किसने? अकबर ने। कहते हैं ना कि राजपूत जो महिला है उससे उसने निकाह शादी की थी ना, तो वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए ताकि राजपूत उसके वश में हो जाए।
अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राजा कछवाहा भारमल था। यानी सबसे पहले संधि करने वाला राजपूत राजा कौन था? भारमल। उसने भगवान दास और राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली भाई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली, परंतु वे परतक बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। धर्म के नाम पर लिया जाता था कौन सा कर? जजिया कर। इसको उसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया कि भाई धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फतेहपुर सीकरी में 1569 से लेकर के 1584 तक शाही राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी दिल्ली सल्तनत की क्या रही? राजधानी रही। किस कौन से सन के मध्य? 1569 से लेकर के 1584 तक। वहां का बुलंद दरवाजा जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर बना है, अकबर के गुजरात विजय में स्मारक स्वरूप बनाया गया। यानी फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर ने बनाया है। और तो उसकी वजह क्या है? उसके पीछे भी एक कारण जुड़ा हुआ है। कौन सा कारण जुड़ा हुआ है? अकबर ने क्या की थी? गुजरात पर विजय की थी, विजय प्राप्त की थी, और उसी खुशी में उसने क्या किया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके साथ अकबर है उसकी समाप्ति होती है और आपकी क्लास की भी समाप्ति। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।